कोकब तेज कदमों से चलती अपने घर की जानिब गामजन थी। गर्मी इस कदर शदीद थी गोया आसमान पर एक नहीं 4 सूरज चमकने लगे हों। दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। कारोबारी जिंदगी में भी कदरे तातुल था। गलियां सुनसान और सड़कें वीरान थी। कहीं किसी गली से फल फरोश की आवाज़ें और हम काफ़ी अल्फाज में इनकी मदह सराई करते हुए आवाज़ सुनाई दी जाया करती। सड़क के किनारे दुकानों पर भी इक्का दुक्का गाहक नजर आ रहे थे। दुकानदार प्लास्टिक से बने मखसूस बरकी कूलर चलाने के बावजूद पसीने से शराबुर हुकूमती शान में कसीदे पड़ रहे थे। कोकब गहरी सांस भरकर रह गई। यह सूरत हाल अक्सर दौरान मुलाजमत भी दरपेश रहती थी। इसे अपनी कौम की नफ्सियात और मखसूस मदार में गर्दिश करती सोच का बहु इल्म था, इसलिए वो इख्तलाफ के बावजूद किसी बहस से गुरेज करती। कोकब की उम्र 35 साल थी। साफ रंगत, शरीरी जिसामत और दिलकश नकूश के बायस कोई बमुश्किल ही यकीन कर पाता कि वो 2 बच्चों की माँ है। वो बिलाशुबा इन लोगों में से थी जिन्हें उम्र चोर कहा जाता है। इन दिनों वो एक नामवर स्कूल में कोऑर्डिनेटर की नौकरी कर रही थी। तनहा माकूल और कबाहत सिर्फ ये थी कि बरोज़े हफ्ता बाकी अमले के बरक्स इसे छुट्टी नहीं मिलती थी। स्कूल प्रिंसिपल और इसके नायब हाजिर रहने के पाबंद होते। इंतज़ामिया उस रोज़ दोपहर का खाना इन्हें खुद फराहम किया करती। बिरयानी, नान कबाब, नान चने और कभी शाही फुरू की सूरत में खाना दिया जाता। यह खाना कोकब 10 से 15% ही खाया करती। डिस्पोजेबल डब्बे में होने के बायस बाकी मांदा बचा लेना इसके लिए दुश्वार ना होता। ये खाना वो अपने दोनों बच्चों फरहान और सारा के लिए लेकर आती। बच्चों की खुशी का तस्वर इसके लबों पर मुस्कुराहट बनकर नहीं जाता। मुतवाज़न कदमों से चलती हुई कोकब एक तवील गली के सिरे के अंदर दाखिल हो गई। इसका घर इस गली के अख्ताम पर था। गली में दोनों जानिब मकानात के साथ बढ़ाए गए शेड ने कदरे साया कर रखा था, जिससे धूप की चमक मांद पड़ जाती। चंद कदम आगे बढ़ाते ही इसे एक मकान से बाइक निकलती दिखाई दी। सवार पर नजर पड़ते ही इसका हलक कड़वा हो गया। वो पप्पू था। उम्र 50 से किसी सूरत कम न थी। असल नाम तो जाने क्या था, तहम वो गली में ही नहीं बल्कि दीगर मोहल्लों में भी पप्पू की उर्फियत से ही मशहूर था। वो कुछ अर्सा पहले ही इनके मोहल्ले में मुंतकिल हुआ था। कबूतरबाज, पतंगबाज और लड़ाई झगड़ों में उलझना इसके शौक और दिन भर की मसरूफियात थी। साफ रंगत, मोटी आंखें, पिस्ता कामत और नीम शफाफ सर। इसके नकूश की करख्तगी में एक जाज़बियत भी थी। पप्पू ने इसे देखते ही बाइक रोक ली। आओ मैं छोड़ाऊं, इसने अपनी साबिका पेशकश एक बार फिर दोहराई। कोकब ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वो रोज़े अव्वल से ही इसे नज़रअंदाज करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा थी। पप्पू ने जलाकर बाइक इसके सामने बिल्कुल सामने ले जाकर रोक दी। बहुत हो गया तेरा ये नहरा, इतनी अकड़ किस बात की है? तू मिस वर्ल्ड है या मिस यूनिवर्स? 1 महीने से तेरे आगे पीछे फिर रहा हूँ, लेकिन तेरा दिमाग ही अर्श से नीचे नहीं उतर रहा। इसके तेवर नहायत जारहाना थे। ये बहुत रिवायती और भोंडी सूरत हाल थी। कोकब ने शादी से पहले भी ऐसे हालात का सामना किया था, बल्कि अपनी कई सहेलियों को भी इस कठिनाई में पड़ते हुए देखा था। बहरी क्यों बन जाती हो? तुमसे कुछ कह रहा हूँ मैं। पप्पू एक बार फिर जलाया। जी भाई, आपने मुझसे कुछ कहा? बकवास नहीं, फजूल बकवास नहीं। भाई भाई नहीं हूँ मैं तेरा, वो भी दग गया। तो बन जाइए ना, मेरा कोई भाई नहीं है। बचपन से ही इस रिश्ते की बड़ी ख्वाहिश है। आप में भी तो मुहाफिज बनने और मसाइल तलाश करके हल करने की मुकम्मल सलाहियत है, इसलिए तो मुझे पूछते रहते हैं कि मेरे मसाइल व मुश्किलात क्या हैं। कोकब ने मजीद मासूमियत से जवाब दिया और पप्पू को वहीं तिल मिलाता छोड़कर वो मुश्किल एक जानिब से रास्ता बनाने में कामयाब हो गई। गर्मी से जलता दिमाग अब पप्पू की इस हरकत से मजीद दहकने लगा। इसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और अगले चंद मिनट में घर पहुंच गई। अब हमारे लिए क्या लाई है मामा? दरवाज़ा खुलते ही 10 साल फरहाद ने खुशी से उछलते हुए कहा। 12 साल सारा अलबत्ता इसके लिए पानी लेने चली गई थी। बिरयानी और शाही भटूरे, अचार भी है साथ। वो चेक कर बोली। औलाद को देखकर इसकी सारी थकन और कुफत दूर हो गई। ओह, आज तो खूब मज़े हैं। फरहान पर जोश हुआ। इतने में सारा पानी का गिलास लिए इसके पास चली। पापा किधर है तुम्हारे? कोकब ने सहन के महसूस गोशे में ज़ुबान की बाइक खड़ी ना पाकर पूछा। फ़ोन आया था कोई, इस वक्त चले गए। कह रहे थे कि रात को देर हो जाएगी। सारा ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। कोकब के वजूद में तैश की लहर उठी। इसने गिलास पर उंगलियों की गिरफ्त इस कदर सख्त कर दी कि फोरें बिल्कुल सफ़ेद हो गई। मामा आप ठीक तो है ना? फरहान इसके सुर्ख पड़ते चेहरे से तशवीश में आ गया। कोकब ने फ़ौरन उनको संभाल लिया। वो अपनी रूहानी कैफियत का असर कभी बच्चों पर न होने देती। फरहान से तो उसे यूँ भी शदीद मोहब्बत थी। वो एक हसास और गैर मामूली ज़हीन बच्चा था। हर माँ की तरह इसे भी अपने बेटे की ज़ात से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस ज़रा थक गई हूँ ना। पेरेंट्स फीस जमा करवाने आते हैं तो बच्चों की इतनी शिकायत लेकर आते हैं कि कुछ ना पूछो। आप बहन के साथ बर्तन ले आइए, हम अभी खाना खाते हैं। वो मुलायमत से बोली। वो सब गंदे बच्चे होंगे मामा, मैं और सारा अच्छे बच्चे हैं, अभी लेकर आते हैं बर्तन। फरहान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और फौरन अंदर बढ़ गया। कोकब ने पानी का बकिया गुण हल्के में डेले और खुद को मजीद पुरसुकून करने लगी। खाना खुशगवार बातों के दरमियान आ गया। कुछ देर बाद इसके पास ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चों की आमद होने लगी। फरहान और सारा भी किसी मामूल की तरह अपनी किताबें लिए एक मखसूस कोने में बैठ गए। वो कोकब को पढ़ाई में बिल्कुल किसी शिकायत का मौका नहीं देते थे। बच्चों को मुकम्मल तवज्जो और हलूस से पढ़ाते कोकब का जहन जमा की जानिब भी उलझा हुआ था। इस तरह हर लम्हा बढ़ता ही जा रहा था। 6:30 बजे के बाद बरामदे से बच्चों की तादाद कदर कम हुई
कोकब बकिया को खुद छुट्टी देने के बारे में सोच रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला नंबर अजनबी था। इसने सब्ज बटन दबाकर फोन कैंसिल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी कौन? वो आदतन बोली, मैं हूँ तेरा आदम। दूसरी जानिब पप्पू की भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी, तुम? वो बेयकीनी से महज इतना ही कह सकी, हाँ जाने मन। इसने महसूस होकर जवाब दिया। कोकब के जहन में फौरी तौर पर यही सवाल उभरा कि इसका नंबर पप्पू तक कैसे पहुंचा। अब तो यही सोच रही होगी कि तेरा नंबर मुझ तक कैसे पहुंचा। वो चटखारा लेते हुए कहने लगा, तो जाने मन, इस गली का हर बच्चा तो तेरे पास आता है पढ़ने के लिए, हर एक के माँ बाप के पास तेरा नंबर है, आगे तो खुद समझदार है, क्या चाहते हो तुम? वो झंझलाकर बोली, आवाज़ अलबत्ता धीमी ही रही। तुम्हें और क्या? इसने भी रवायती लोफराना अंदाज में जवाब दिया, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। कोकब ने दांत पीसे, हाँ तो इसमें क्या है, शादीशुदा औरत से ही तो रोमांस करने का मजा आता है। मैंने अब तक 50 शादीशुदा औरतों से रोमांस किया है और तू उनमें सबसे दासू है, मौला कसम। बेबाकी से कहते हुए इसने एक तवक्कुफ किया और मजीद गोया हुआ, जिस शोहर के सर पर मान करती तो इतना उछल रही है ना, उसका सारा कच्चा चटा मुझे मालूम है। मैट्रिक फेल है, पहले वेल्डिंग का काम किया, फिर सेल्समैन बन गया। कहो तो दोनों दफ़ा की तनख्वाह भी बता दूं। आजकल इसी सेल्समैन के नतीजे में मिलने वाली एक औरत के चक्कर में है। वो औरत मुतलका है, जब दिल चाहे इसे फ्लैट पर बुला लेती है, और वो ऐसा बेगैरत है कि चला भी जाता है। इसके कपड़ों, जूतों और मोबाइल का खर्चा भी इसी औरत ने उठाया हुआ है। और मज़े की बात सुनो, ये कोई पहली औरत नहीं है। तेरी शादी के बाद अब तक 700 औरतों से उसका अफेयर चल चुका है। कहती हो तो हर एक का नाम भी बता दूं। पप्पू की ये बातें सुनकर कोकब खामोश रह गई। इसकी इज्जत नफ्स बुरी तरह मजरूह हो गई थी। जमान हकीकतन एक चक्करबाज और किरदार का हल्का इंसान था। गुर्बत और कम तालीम ने इसे ज़ाती अना और वकार से भी महरूम कर दिया था। वो अपने अखराजात के लिए ख्वातीन से ताल्लुकात कायम करना बिल्कुल मायूब नहीं समझता था। कोकब की शादी से पहले भी मुलाजमत के बाद अज़ां इसी के लिए जारी रखवाई थी कि घरेलू अखराजात वो खुद ही उठा लिया करे। अब खामोश क्यों हो गई हो मेरी बुलबुल? पप्पू पचकारा। कोकब ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरने के बाद धीमी आवाज़ में कहा, देखो पप्पू, तुमने अब भी कहा कि तुम्हारे लिए बहुत सी शादीशुदा ख्वातीन से ताल्लुकात हैं। ठीक है, रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। मेरा शोहर जैसा भी है मैं इसके हक में हूँ, इसकी ताबेदार और वफादार हूँ। इस बात का जवाब सुनकर पप्पू ने जोरदार कहका लगाया। तू यकीन कर मेरी बुलबुल, हर औरत दूसरा डायलॉग यही बोलती है। पहले मेरा नंबर कहाँ से लिया, दूसरा मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। इसने अपना कहका अब बमुश्किल जब्त किया हुआ था, लेकिन मेरा नाम भी पप्पू है। मैं अपनी पसंद हर सूरत में हासिल करके रहता हूँ। तू बता फिर कहाँ मुलाकात करेगी मुझसे? एक दोस्त का होटल है, दूसरे का फ्लैट भी है, कहाँ ना पसंद करेगी? वो बड़े इत्मीनान से बोला। कोकब का दिमाग मजीद सुलगने लगा। तुम्हें एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती? मैं अपने शोहर के साथ बिल्कुल खुश और मुतमईन हूँ, इस रिश्ते से बिल्कुल हियानत नहीं कर सकती। वो घुर्रा कर बोले, और तुझे ये बात क्यों कर समझ नहीं आती कि तू मुझे पसंद आ गई है? मैं तुझे छोड़ूंगा तो किसी कीमत पर नहीं। अब ये मुलाकात प्यार भरे अंदाज में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर की तरह करती है, या प्रेम चोपड़ा और हिना मालिनी जैसी? ये तेरी स्वाबदीद है। लेकिन मेरी बुलबुल एक बात याद रखना, मुझे प्रेम चोपड़ा बनने पर मजबूर किया तो मैं भरपूर विलन बनूंगा। बाय वन गेट वन फ्री की तरह तेरी बेटी को भी उठवा लूंगा। आखिर तेरे ही गुलशन का फूल है, खुशबू, नज़ाकत और नरमी तो वही होगी ना। पप्पू के बेबाक और लफराना अंदाज ने कोकब को दहला कर रख दिया। इसने डरी हुई निगाहों से सारा की तरफ देखा, जो बड़े सगीर में आरियाओं की आमद को जोर शोर से रटने में मसरूफ थी। बलूगत के दहाने पर खड़ी बेटी के लिए एक हैवानियत का जामा और इस शख्स के दिल में अजायम ने इसके दिल को चीर कर रख दिया। इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पप्पू की मुस्कुराती हुई आवाज़ दोबारा भरी। मैं जानता हूँ कि तू यही कहेगी कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तो जाने मन, जो मर्जी कर ले, मैं अपने इरादे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। कल दोपहर 2 बजे डुप्लेक्स अपार्टमेंट में तेरा इंतजार करूंगा। वो स्याह साड़ी पहन कर आना जो तूने पिछले हफ्ते शादी पर पहनी थी, और ज़्यादा इंतजार न करवाना मुझे। पप्पू ने फ़ोन पर भरोसा दिया और रब्ता मुनक़ता कर दिया। कोकब फ़ोन कान से लगाए कितनी ही देर साकित बैठी रही। इससे अपनी समात और दिमाग में शदीद सनसनाहट महसूस हो रही थी। वजूद हवा की ज़ात में आए किसी पत्ते की तरह लजरने लगा। इसने शादी से पहले भी मर्दों की पसंदीदगी के इजहारात देखे थे, लेकिन ऐसी सूरत हाल का सामना कभी ना किया था। आह कोकब, क्या किस्मत पाई है तूने। शादी से पहले हर एक के जज्बात ये कहकर रद्द कर दिए कि मेरी मोहब्बत का असल हकदार मेरा शोहर होगा। शोहर मिला भी तो कैसा, इसके साथ वफा निभाई, तो अब ये आजमाइश। औरत के नसीब में आजमाइशें ही क्यों लिखी होती हैं। इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। सारा और फरहान इसके पास चले। क्या हुआ मामा, किसका फ़ोन था? फरहान ने तशवीश से पूछा। किसी का नहीं, आप अपने काम पर फोकस करें दोनों। वो संभल कर बोले। इसी इस्लाम में दरवाजे पर एक मर्दाना बच्चे का नाम कर गया। मेरे पापा आ गए हैं लेने, जुनेद नामी लड़के ने खुशी से कहा, और कोकब की इजाज़त पाकर दरवाजे तक चला गया। अगले ही लम्हे वो वापस भी चला गया। पापा पूछ रहे हैं कि नलके का कनेक्शन भी ठीक करवाना है, कल आपने कंप्लेन करवाई थी। वो मासूमियत भरे लहजे में बोला। कोकब ने अस्बात में गर्दन हिलाई और नोमान को सहन के कोने में बने गुसलखाने की राह दिखा दी। नोमान ने कुछ ही देर में नलका बिल्कुल ठीक कर दिया। कोकब ने इसे मजदूरी के पैसे थमाए तो नोमान की उंगलियां इसके हाथ से मास हो गई। कोकब के बदन को झटका लगा। उंगलियों का यह टकराव दानिस्ता और शऊरी था। इसने गुस्से से नोमान की जानिब देखा। वो मानी हेज नजरें इसी पर जमाए हुए था। अगर जिंदगी में किसी दूसरे मर्द की जरूरत पेश आ ही गई तो हम में क्या खराबी थी मैडम जी। इसकी आवाज़ नहायत धीमी थी। वो आगे ही का लम्हा था
कोकब समझ गई कि इसका नंबर किस राह से गुजरकर पप्पू तक पहुंचा है। वो बोझल कदमों से अंदर चली। इसे उम्र भर की रियाजत और वफादारी हाथ में मिलती हुई महसूस हो रही थी। वो रात बेहद तवील और कठिन थी। जमान की वापसी रात गई हुई इसकी आंखों और डगमगाते कदमों से यहाँ था कि वो बिनते अंगूर से भी शगफ करके आया है। आज एक और भरम टूट गया था। रात कतरा कतरा करके पिघलती रही। कोकब का वजूद भी इसी तनासुब से गिलता रहा। अपनी सोचों से उलझते इसके जहन में एक ख्याल बरकी कूंदे की तरह लपका। वो बिस्तर से फौरन उठ बैठी। कमाल है, ये बात तो मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आई। ये तो सारे मसले का हल हो गया। वो बड़बड़ाई। धीरे धीरे इसके जहन में कुछ नकुश बनने और बिगड़ने लगे। सुबह होने तक वो एक खत्मी फैसले पर पहुंच चुकी थी। अगली सुबह मौसम बहुत खुशगवार था। आसमान पर छाए बादलों ने धूप की हर राह मजबूत कर दी थी। जमान नाश्ते के बाद किसी दोस्त से मिलने का बहाना कर घर से चला गया। कोकब के वजूद में नफरत की ताकतवर लहर उठी। इसने खुद पर जब्त करते हुए दोनों बच्चों को अपनी छोटी बहन के घर भेज दिया। बच्चे माँ के इस फैसले पर बहुत खुश थे। कोकब मुकम्मल एहतमाम से तैयार हुई। इसने पप्पू का तजवीज़ करदा लिबासी जेबतन किया। सिंगार मुकम्मल करके इसने अपना स्याह अबाया पहना और चेहरा मुकम्मल तौर पर डांप कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। डिप्लेक्स अपार्टमेंट का फासला महज 15 मिनट का था। यह आबादी में तामीर होने वाला नया रिहायशी मनसूबा था जिसमें सिर्फ चंद एक फ्लैट ही आबाद हो पाए थे। पप्पू का बताया गया फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। कोकब ने अपना सांस हमवार करते हुए घंटी दबाई। दरवाजा अगले ही लम्हे वाह हो गया। बहुत पाबंद हो टाइम की। मुझे तो लगता था जरा नहरें दिखा कर आओगी। पप्पू ने इसे देखते ही कहा और बाएं हाथ से चेहरे पर लिया स्कार्फ खींचकर उतार दिया। जब आना ही था तो नहरे कैसे। कोकब ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। भाई वाह, बहुत समझदार है तू। मेरा दिल ऐसे ही तो तुझ पर नहीं आया। पप्पू ने इसका हाथ थाम कर अंदर घसीटा और दरवाजा मुकफ्फल कर दिया। कोकब का तनफ्फुस गैर मुतवाज़न होने लगा। वो अपनी हिम्मत मुजतमा करने में हलकान हो रही थी। पप्पू के अज़ाम इसकी आंखों के सामने आया थे। वो इसे एक कमरे में ले आया। बोले जाने मन, क्या सेवा की जाए तुम्हारी। ठंडा लोगी या गर्म, जो तुम्हारा दिल चाहे। मैं तो बस मेहमान हूँ तुम्हारी। कोकब ने बेतकल्फी जुटाई। पप्पू इसके अंदाज पर रेशा हतमी दिखाने लगा। फ्रिज में बोतलें रखी हैं, वहीं ले आता हूँ। वो इसे नदीदेपान से देखते हुए बोला, हाँ, मेरे होते हुए तुम्हें काम क्यों करना है। ये काम तो औरत के होते हैं, अपने मर्द की सेवा करें। कोकब एक अदा से उठी और बोतलों से जूस के गिलास डाल कर ले आई। वहाँ क्यों बैठी हुई हो, यहाँ मेरे करीब आओ। कोकब ने मुस्कुराकर अपना अबाया उतारा और उसके करीब जा बैठी। पप्पू अपने हवास खोने लगा। कोकब ने मुस्कुराहट का दामन एक लम्हे के लिए भी ना छोड़ा था। इसने पप्पू को जाती पसंद नापसंद की गुफ्तगू में उलझा लिया। तुम्हारी जुबान से मेरा नाम कितना मीठा लगता है। हाय, इसने लोफराना अंदाज में कहते अपने सीने पर बाएं जानिब हाथ रखा। कोकब ने शर्मा कर सर झुका लिया। इस लम्हे पप्पू को एक ठसका महसूस हुआ। आराम से भाई। वो बड़े प्यार से इसकी पुष्ट सहलाने लगी। होंठ पर मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। पप्पू अब अपना सर जोर से दाएं बाएं झटक रहा था। इसे आंखों में धुंधलाहट महसूस होने लगी। सर शदीद बोझल होगा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना। कोकब ने मजीद हलावत से पूछा। इसकी आंखें चमकने लगी। हाँ नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। इसकी आवाज़ फंसने लगी। कोकब की मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी। अगले चंद लम्हे बेहद अहम साबित हुए। पप्पू की तबीयत शदीद बिगड़ गई। वो खांसते और हाँपते हुए जमीन बोस हो गया। इसके हवास बेकाबू थे। कोकब इसी लम्हे के इंतजार में थे। इसने अपने बैग से एक तेज दार हंजर निकाल लिया जो इसने यहाँ आते हुए मखसूस दवाई के साथ इसी मकसद के लिए खरीदा था। ये क्या कर रही हो तुम। पप्पू ने गनूदगी से मज़ाहमत करते हुए बर वक्त कहा। कोकब ने किसी बात का जवाब ना दिया। इसने मशाकी से हंजर थामा और नाकाबिले यकीन सरहद से अपना काम कर दिया। पप्पू अपनी मर्दानगी से महरूम हो चुका था। मेरे बारे में सारी मालूमात इकट्ठे करते हुए तुम शायद ये जानना भूल गए थे कि मैंने इंटर के बाद अपनी मजबूरियों के बायस मेडिकल नहीं पढ़ा। अब अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी। आइंदा किसी शादीशुदा औरत से रोमांस के काबिल नहीं रहे तुम। वह सिफाकी से बोली। पप्पू हैरत और रहम तलब नजरों से इसकी तरफ देखने लगा। कोकब ने एक निगाह गलत इसकी जानिब डाली और अबाया पहनकर फ्लैट से अपनी उंगलियों के निशानात साफ करने लगी। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गई मैं। वो दरवाज़ा खोलने से पहले रुकी। तुम मुझ पर यह गलीज दबाव ना डालते तो मुझे ज़मान से इंतकाम लेने की राह भी ना सोचती। अब उसकी महबूबा दिल नवाज नंबर 7 के घर से वापसी के बाद ज़मान से भी यही सलूक होगा। इसे भी किसी औरत के काबिल नहीं छोड़ूंगी। वो दिलकशी से मुस्कुराते और उंगलियों से अलविदा करने का इशारा करती हुई बाहर निकली।